सर आपने जो जिन की और लड़की की स्टोरी सुनाई थी, उसके आगे फिर क्या होता है उस लड़की के साथ? देखिए, अभी तक आपने देखा कि एक माँ बाप जो खत्म हो चुके हैं, उसकी एक लड़की बसती है जिसके दादा ने ही मतलब उसके माँ बाप को ख़त्म कर दिया था, और वो एक गांव में रह रही है। उसको एक हवेली मिलती है, वो वहाँ पर जाती है, पढ़ती है, लिखती है, खेलती है, कूदती है। लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की के साथ कुछ अजीब सा होने लगा, और वो जो अजीब सा होने लगा वो इस कहानी को आगे लेकर जाएगा कि आखिर ये बिरजू कौन है, बिरजू का क्या कोई साम्राज्य है, वो कहाँ पहुँच गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं, वो जो लड़की है असल में उसके साथ क्या होता है, कि उसको सच में जिन मिलता है क्या। ये लड़की है, इसको जैसे पता चलता है कि एक ऐसा कोई जगह है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और मैं वहाँ पर आराम से जा सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, कूद सकती हूँ, जो भी करना है मैं वहाँ कर सकती हूँ। तो लड़की बिना किसी की परवाह करे, यूँ कहें उसके माँ बाप हैं नहीं, खुद एक निडर लड़की जिसको ना मरने का डर है ना जिंदा रहने की कोई खुशी है, वो हवेली में पहुंच जाती है और सुबह सुबह जाती है। सुबह सुबह गई, हवेली में रही, आराम से खेली कूदी, पढ़ाई लिखाई जो करना था वो करती है। उसके बाद शाम धीरे धीरे होती है, वो शाम को अपने घर आती है। लगातार ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। हालांकि अभी तक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था जो गाँव वाले बताया करते थे कि वो एक ऐसी हवेली है जो बहुत ही ज़्यादा भूतिया है, एक ऐसी हवेली जो श्रापित है, एक ऐसी हवेली जिसके अंदर जिन है, एक ऐसी हवेली जिसके अंदर रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि गांव का कोई भी इंसान शाम के 6 बजे के आसपास उस हवेली के ऊपर गुजरा है, उसको किसी के हंसने की, किलकारियों की या रोने की अजीब अजीब सी आवाज़ें आई हैं। इस वजह से कोई इंसान वहाँ पर जाता नहीं है, और यह भी मान्यता है कि कोई वहाँ पर जाता है तो ज़्यादा दिन तक बचता नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, लगातार एक लंबे समय तक वो वहाँ पर आती रही, जाती रही। अच्छा, इस हवेली के अंदर क्या सच में जिन है, ये बड़ा सवाल था। अगर जिन था तो उसने लड़की को कुछ ऐसा परेशान क्यों नहीं करा, ये सोचने का विषय बनता है। लेकिन शायद जिन को उस लड़की के साथ कुछ अलग ही लगाव था। कहा जाता है कि जिन जो वहाँ पर है, बहुत समय पहले की बात है, उसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी। वो अपनी पार्टनर से बहुत प्रेम करता था, उसके साथ अपने जीवन को आगे ले जाने की बात करता था, हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी घटी कि वो जो प्रेमिका है उसके साथ जीवन काल तक नहीं रह पाई, और वो ख़त्म हो चुकी है। जिन उसकी प्रेम के, अधूरे प्रेम के चक्कर में पागल हो गया है और उस हवेली में ही रहता है। शायद उसको तलाश है अपने उस अधूरे प्रेम की, शायद उसको चाहिए कि वो उसकी प्रेमिका उसको मिले और उससे वही प्यार करे जो उसको चाहत है। लेकिन लड़की जब वहाँ हवेली में पहुँची, कई दिनों तक वहाँ रहती है। एक वक्त की बात है जब जिन की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो लड़की को देखता है, वो लड़की की बातें, वो जो आपस में खुद से ही बात करती है, वो जो खेलती है, वो जो किलकारियाँ करती है, वो जो कभी कभी पढ़ते पढ़ते या खेलते खेलते किसी धुत किनारे दीवार पर सट कर सो जाती है, उसको सोता हुआ देखकर जिन बड़ा अंदर से खुश महसूस करता है। उसको अंदर से अच्छा लग रहा होता है। जहाँ आज तक जिन लोगों को मारता आया है, जहाँ आज तक जिन लोगों को परेशान करता आया है, वहाँ पता नहीं क्यों जिन उस लड़की के प्रेम में पागल सा हो रहा था। शायद उसको लड़की पसंद आने लगी थी, शायद वो लड़की की वो छोटी छोटी हरकतें, वो क्यूट सी बातें, वो उसकी अल्फाज, वो उसकी वाणी, उसके खेलने का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसको सो जाने का तरीका जिनको बड़ा भाने लगा था। जिन अंदर ही अंदर उस लड़की से अटैच होता चला जा रहा था। कहीं ना कहीं जिन को उस लड़की के अंदर अपने प्रेमिका की छवि दिखाई पड़ती। जिस तरीके से उसकी प्रेमिका उसको प्रेम किया करती थी, जिस तरीके से उसके बाल जब हवा में उड़ते थे, वो सारे के सारे लक्षण उसको उस लड़की में दिखाई पड़ते। उसको कई बार तो ऐसा लगा कि जय प्रेमिका का पुनर्जन्म हो चुका हो मेरी। कई बार तो लड़की के पीछे पीछे आता, कई बार उसको छूने की कोशिश करता, लेकिन वो छूता नहीं। कहा जाता है कि ये जिन बड़ा शरीफ था। एक लॉयल जैसे इंसान होता है किसी इंसान के प्रति, वैसे ही ये जिन था। वफादारी तो उसके अंदर जैसे कूट के भरी हो। जैसे प्रेमिका के अलावा किसी दूसरी लड़की पर नज़र डाल दे, शायद कुछ गलत हो जाए। कुछ इसकी ऐसी अंतर्मन की धारणा जो किसी दूसरी लड़की पर नज़र ही नहीं डालता था। गलत बुरी नज़र तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब ये लड़की को देख रहा था तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। लगातार उसके आसपास जाना, उससे बात करने की कोशिश करना, लेकिन फिर इस डर से रुक जाना कि सच में प्रेमिका है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं अपनी वफादारी यूँ खोने नहीं दूंगा। वो लड़की के प्रेम में धीरे धीरे पागल हो रहा था। प्रतिदिन लड़की आती, प्रतिदिन वहाँ पर रहती, फिर वो चली जाती। प्रतिदिन जीन उसको देखता, उसके पास जाता,
उसकी जो बॉडी थी ना उसको सूंघने की कोशिश करता, जैसे कोई एक बॉडी की फ्रेग्रेंस होती है, वो फ्रेग्रेंस जिनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो। एक वक्त की बात है, उस लड़की को पीरियड्स आ जाते हैं। एक दिन नहीं आई, शायद उसको दर्द हो रहा होगा, वो बड़ा पागल हो गया कि आज का दिन है, इतने दिन से आ रही थी, आई नहीं, क्या बात हो सकती है। तो जिन वो जो एक खालीपन था उसको भर नहीं पा रहा था, वो पता लगाने के लिए अपने हवेली से बाहर निकलता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर असल में लड़की रहती है। तो लड़की का जो घर है उसके घर के आसपास ही था कि इसको उस लड़की की बॉडी की फ्रेग्रेंस महसूस होने लगी। शायद वो जो लड़की का पीरियड था, वो पीरियड्स का ब्लड जो होता है वो इंसानों के लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन भूत प्रेत आत्मा जिन जिन्नात इनके लिए बड़ी अजीब सी बात होती है। जैसे कि वो ब्लड को सूंघकर उनके पास ही चले जाए, कुछ ऐसा होता है, कुछ इन लोगों का होता है, कुछ जिनको आभास हुआ, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो लड़की वही है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। वो उसी धुन में, वो उसी फ्रेग्रेंस में, वो उसी महक के पीछे 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 वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लड़की बेड पर सो रही है और आज उसके पीरियड्स का दिन है। वो उसके पास जाता है और जैसे ही देखता है कि लड़की शांत एकदम सलीके से सुशील अवस्था में सो रही है, जैसे कि कोई मक्खी भी उसको परेशान न कर पाए, उस कदर जिन उसकी सेवा करने लगता है, उसकी रक्षा करने लगता है। आसपास की कोई आवाज़ ना आ जाए इसलिए जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास के सारे दरवाज़ों को टाइट बंद कर देता है कि वो थोड़ी सी भनक सी जो आवाज़ है कहीं मेरी प्रेमिका की नींद को तोड़ कर ना चली जाए। और जिनको जैसे लगता है ना कि वो जो उसको कुछ चोट नहीं पहुंच रही है, यही उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसा आज तक उसको महसूस नहीं हुआ जो खुशी आज उसको ऐसा मिल रही है कि वो अपनी प्रेमिका की रक्षा कर पा रहा है। वो उसके बेड पर जाता है, धीरे से बैठता है कि उसको कहीं भनक न लग जाए कि किसी की हवा है, या उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो तेज से बैठ गया तो बेड हिल जाएगा और लड़की की आँख खुल जाएगी। लेकिन वो सलीके से अपने आप को संभालता है और बेड पर बैठ जाता है और बैठकर सिर्फ उसकी उस खूबसूरती को देखने लगता है, उसको निहारने की कोशिश करता है। वो निहारता निहारता उसके प्रेम में इतना पागल हो जाता है, उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो ये होठ की बनावट है, ये जो चेहरे की बनावट है, उसको घूरता 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 कब लंबा समय गुजर गया जिनको पता ही नहीं चला। धीरे से उस लड़की की आँख खुलती है और जैसे ही लड़की की आँख खुलती है, जिनको ये नहीं पता था कि वो अपने आप को संभाले, आँख खोली और सामने कुछ तो अजीब सा उसको दिखा लड़की को, और लड़की एकदम से डर के सहम के बैठ गई। जिनको अपने पर बड़ी गुस्सा आई कि उसने अपने आप को संभाला क्यों नहीं। जिनके अंदर वो शक्ति थी कि वो कब किसी इंसान को दिख सकता है, कब किसी इंसान को नहीं दिखाई दे, तो शायद वो अपनी शक्ति जो है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया और लड़की को गलती से वो दिख गया। और जैसे उसकी हल्की झलक से दिखी थी, लड़की डर कर जब भागी, जिनको बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर और वो वहां से भागकर हवेली के अंदर आया और अपने आप को प्रताड़ित करने की कोशिश करने लगा। खुद ही खुद अंदर हवेली में बैठकर रोने लगा। आज उसका विलाप बहुत अजीब सा था। पूरे हवेली के अंदर एक अजीब सी रौद्र सी आवाज़ थी, जैसे किसी इंसान को कोई इंसान मार रहा हो, वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा हो। जैसे कि कोई कोड़ा किसी के ऊपर चलाता है, कोई इंसान उतना ज़्यादा चीखता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा चीख रहा हो। वो आवाज़ें हवेली के बाहर आना शुरू करी। हवेली के आसपास जो पेड़ थे, पेड़ पर रहने वाले पक्षी थे, आसपास के जो जानवर थे, उसकी उस रौद्र आवाज़ से विचलित होकर भागने लगे। जिस कदर अपने आप को परेशान करने लगा जिन। धीरे धीरे रात घटती है, रात घटती है, सुबह का समय होता है, भोर होता है, सूरज खिलता है और सुबह का समय सूरज की किरणें, वो जो लड़की जहाँ पर रह रही है, उन खिड़कियों से जब धीरे धीरे किरणें उसके चेहरे पर आती हैं, उसकी आंखें खुलती है। अपनी आंखों को संभालती हुई वो जब उठती है और उठकर देखती है कि बड़ी देर हो गई, अब तो 11-12 बज गया, लेकिन पीरियड्स का शायद दूसरा दिन है। कहा जाता है कि लड़कियों को पीरियड्स का समय निकलना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की इन सब बातों को मानती नहीं थी। मानना क्या, शायद किसी ने उस कदर से उसको बताया ही नहीं कि पीरियड्स पे क्यों नहीं निकलना चाहिए। एक माँ होती है जो अपने बच्ची को संभालती है कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जब किसी की माँ ही ना हो, पीरियड्स हो या गर्भावस्था हो या क्या अवस्था हो, उसको क्या करना चाहिए, नियम क्या है, कानून क्या है, किसी को जब नहीं पता होता तो वो अपने मन मुताबिक चलती है। लड़की वही 11-12 बज जाता है, उठती है, तैयार होती है और फिर वो हवेली की तरफ जाती है। बड़े दिनों से उसको ऐसा लग रहा है कि एक दिन बहुत लंबा गुजर गया। उसको ऐसा लगा कि जैसे वो हवेली में थी कल के दिन। वो जो उसको आभास होता था ना, जब हवेली में जाती थी
जो उसको वातावरण महसूस होता था हवेली का, ऐसा लगा जैसे कल के दिन भी कुछ वैसा ही वातावरण उसको महसूस हुआ। वो आज भूल चुकी थी कि जब वो सो रही थी, जब आंखें खोली थी, अचानक कुछ अजीब सी साया दिखा था। उन सारी चीज़ों को भूलकर अपने आप को तैयार करके हवेली के अंदर पहुंचती है। और आज जब हवेली के अंदर जाती है तो जिन जैसे ही उसे देखा तो जिन जैसे अपने ही अंदर से समर्पण की अवस्था में आ जाता है। वो जाता है लड़की के पास। आज वो ठान लेता है कि आज मैं अपनी पार्टनर यानी प्रेमिका यानी इस लड़की से अपनी बातों को बताऊंगा, अपने अंदर के जज्बातों को उसके सामने जिक्र करूंगा। आज मैं उसके सामने वो बात बोल दूंगा जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। लेकिन शायद जिनको ये नहीं पता था कि किसी इंसान को प्रेम में पागल करना किसी जिन के लिए सही नहीं है। इंसान इंसान से प्रेम करता है, ना कि जिन से। लेकिन वो इन सब चीज़ों से हट के प्रेम की पट्टी बांधकर उस लड़की के सामने जाता है। जब लड़की सामने खड़ी हुई थी और बालकनी से हवेली के बाहर की तरफ देख रही थी, ये पीछे से जाता है और उसका जो ये सर होता है यहाँ से हाथ रखता है। लड़की को कुछ अजीब सा लगता है कि कोई है। पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं। फिर लड़की सामने की तरफ देखने लगती, लेकिन जिन अपने आप को संभालता है। शायद वो घबरा सा रहा है कि बात बोलूँ कि ना बोलूँ। फिर वो जाता है, फिर लड़की के जो हाथ होते हैं जो रखे होते हैं कहीं पर, वहीं कोई खंभा सा बना है और उसी पर हाथ रखता है। और जैसे ही हाथ पर हाथ रखता है, वो हल्की से हाथ की वजनाहट जिन की उस लड़की को जैसे ही महसूस होती है, लड़की अपना हाथ ऐसे झटकती है। उसको सब लगा कि पता नहीं कुछ तो ऐसे कीड़ा वड़ा जैसे है ना, कोई काट के चला गया। लेकिन वो जब बाहर की तरफ देखती, इन सारी चीज़ों को हटाकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती जो उसके कभी बालों को सहला रही है, कभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार की वारदातें उस लड़की को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ये कोई हवा नहीं है जो यूं ही नॉर्मल सामान्य चल रही है, ये कोई बात और है। लड़की ने आज तक जिन कहानियों के बारे में सुना हुआ था, आज शायद वो सच होने का समय आ चुका है। आज वो जिन उसके आसपास है। शायद लड़की को इतना तो एहसास था कि कोई तो है आसपास, क्योंकि कई दिनों से ये प्रक्रिया उसको भी कहीं ना कहीं भयभीत कर रही थी और लगातार जिनका यह प्रेम का प्रयास उसको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ गलत नहीं कर रही है, लेकिन वो मेरे साथ है। कुछ ऐसा जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूं हवेली में। वो पलटती है, सामने की तरफ देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वो चलते चलते हवेली के अंदर जहाँ आंगन होता है, उस आंगन में बीच में खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथों को फैलाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, इस हवेली में जो कोई भी मेरे साथ ये हरकत कर रहा है, मुझे पता है तुम यहीं कोई आसपास हो, और अगर आसपास हो तो मुझे दिखो, तुम हो कौन, मेरे सामने आओ, यूँ मुझे परेशान मत करो। मैं ऐसे ही एक अभागा लड़की हूँ। परेशान होकर थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा इमोशनल रुआसे आवाज़ में, जैसे कि कोई सच में लड़की रो रही हो, अपनी चीज़ों से, अपनी जीवन की वारदातों से इतनी परेशान, जिसके माँ बाप ना हो, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। फिर वो रोती उसी भाषा में आवाज़ दे रही होती है कि जो कोई भी हो वो मेरे पास आओ, जो कोई भी हो वो मेरे पास आओ, मुझे रोज़ हवेली में आना है, मेरी यही एक जगह है, मुझे यहीं पर आने दो, मुझे कोई परेशान मत करो। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो इतना ज़्यादा रो रही होती है कि रोते रोते वो वहीं आंगन के बीच में बैठ जाती है। और जब वो आंगन के बीच में बैठकर सिसक कर रो रही होती है, ये वही जिन है जो अपने असली रूप में आता है और उसके पास जाकर बैठता है। हालांकि वो अपनी आंखों को ऐसे बंद करके अपने दोनों हाथों में छुपा कर रो रही थी। वो सिसकी, वो रोने की आवाज़ जिनको अंदर ही अंदर कूढ़न पैदा कर रही थी। जिन जाता उसके हाथों पर ऐसे सर पर, मतलब अपने हाथ से सहलाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसको यह आभास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि अब तुम अकेली नहीं बची हो, मैं भी हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ जो तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। जिस वजह से तुम परेशान हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाला। वो स्पर्श, वो आभास, वो हाथ का टच लड़की को जैसे ही मिला, लड़की को ऐसा लगा कि कोई मुझे अपना सा मिल गया हो। लेकिन लड़की ने उस अपने अंदर के भावों को सामने व्यक्त नहीं करा और धीरे से अपने सर को ऊपर करा और आंखों से आसपास देखती है। बहुत ही डरावनी शक्ल सामने बैठी है लड़की। हालांकि भयभीत हो जाती है, भयभीत होकर जैसे ही पीछे जाती है, अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे यह भी पता है
ये जो सामने बैठा है ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाने आने वाला है। वो पूछती है तुम कौन हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे परेशान मत करो और मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, मुझे रोज़ हवेली में आना है और मुझे आने दो। जिन अपनी अजीब सी डरावनी आवाज़ में बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये बात जैसे ही लड़की सुनती है और वो बहुत तेज से चिल्लाती है कि जो तुम हो वहां से भाग जाओ, और पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ होती है और खड़ी होती है और भागने की कोशिश करती है और हवेली से अपने घर की तरफ आ जाती है। कि वो दिन है और आगे के 15 दिन है जब लगातार वो लड़की कभी दोबारा हवेली नहीं गई, क्योंकि उसके अंदर या तो कोई डर था, या तो कोई सोच थी, या तो कोई साजिश थी, या कोई बात थी, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन तक कोई भी हवेली में नहीं गई है लड़की। लगभग जब 15 दिन बीत गए, ये हर वो दिन जैसे किसी साल के बराबर जिनको लग रहा था। वो हर वो पल उसकी आंखें सिर्फ हवेली के बाहर टिकी रहती थी कि कहीं दूर से तो वो लड़की आए, कभी तो ऐसा महसूस हो कि लड़की मेरे आसपास है। कभी तो खुद पर ही मतलब गुस्सा करता या खुद पर ही सवाल करता, मैंने पूछा क्यों, मैंने बोला क्यों, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे उस लड़की के सामने नहीं जाना चाहिए था। मैं क्यों भूल गया कि मैं एक जिन हूँ, मैं क्यों भूल गया कि वो एक इंसान है, वो मुझे देखकर भयभीत होकर भाग ही जाएगी। शायद वो प्रेम जो मेरा अधूरा था वो ये लड़की नहीं है। कई बार उसको लगा भी, लेकिन वो होता है ना कि जब आप किसी को प्रेम कर लो, फिर इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई भूत प्रेत आत्मा ही हो, वो प्रेम बड़ा अजीब होता है। आप कितना ही बुरे हो, आप कितना ही गलत कर दिए हो, लेकिन किसी इंसान से अगर आप प्रेम कर लो, उसके प्रति समर्पित हो जाते हो, फिर चाहे जो आप करो उसको वही पसंद आता है किसी इंसान को। जिन भी कुछ ऐसा ही होता चला जा रहा था। जिनकी वो आंखें लगातार हवेली के बाहर उस लड़की के आने का इंतजार करती रहती, लेकिन दिन बीतते गए, शाम बीतती गई, रात बीतती गई, वो लड़की नहीं आई। जिन जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो 15 दिन के बाद जिन अपने आप से बोलता है कि मैं एक बार देख लूं कि कहीं लड़की को कुछ हो तो नहीं गया, वो उठता है, हवेली से बाहर निकलता है और उसके घर की तरफ जाता है। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस घर में रहती है, क्योंकि पिछली बार जब वो गया था वो पीरियड्स के ब्लड को सूंघते सूंघते गया था। उसको उस घर का अंदाज़ा नहीं था कि उस किस घर में रह रही है। ये बात उसको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी। उसको लगा कि मुझे एक बार सही से देख लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जिन था, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो सही समय पर उसी लड़की के घर में पहुंच जाता है जिस घर में वो लड़की रह रही है। तो देखता है कि दूर लड़की कुछ किताब लेकर, कुछ अजीब सी है वो बगल में रखी है, कुछ सील रही है, शायद कोई कपड़ा सिल रही हो। तो जाकर देखता है उसकी पुरानी एक कमीज है जो कि फट चुकी है, उसको सिल रही है। सिल के वो अपने लिए तैयार कर रही है, क्योंकि उसको कोई देने वाला नहीं है, नए कपड़े उसके पास नहीं है। वही सालों से पुराने छोटे कपड़े, उनको सिल कर जोड़कर वो जिस तरीके से अपना जीवन यापन करती थी, वो किसी भी इंसान के लिए बड़ी अजीब सी बात है। वो गरीबी का दलदल उसने देखा है, वो अकेलेपन का दलदल उसने देखा है। बिन माँ बाप की लड़की, बिन सहारे की लड़की किस तरीके से अपने आप को संवार कर इस अजीब से समाज के अंदर जी रही है, ये कोई उस लड़की से पूछे। जिन जाता है, उसके पास बैठता है। कई दिन तक तो वो अपनी बातों को नहीं बोलता है, वही लड़की से देखता रहता है, पूछता रहता है, मतलब अपने आप से पूछता रहता है। लड़की से डायरेक्ट बात नहीं करता जैसा उसने पहले करा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मैं अगर सामने गया तो ये डर जाएगी। लेकिन अपनी हिम्मत करता है। वो रात का 11 से 12 बजे का समय होता है आसपास लड़की के लिए, और सोने की तैयारी कर रही होती है और अपने बेड पर लेट जाती है। ये जिन उसके पास जाता है, उसके बेड के पास ही नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठकर उसके चेहरे को निहारने की कोशिश करता है, और निहारते निहारते समय जैसे जैसे बीतता जाता है, ये अपनी भारी सी आवाज़ में उस लड़की से बोलता है, तुम इतने दिनों तक हवेली क्यों नहीं आई। लड़की की आंखें खोली। उसको पता था कि आवाज़ उसे जिन की है जो आज से कुछ वक्त पहले इसने हवेली में सुना था। वो चिल्लाकर बोली, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, तुम यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम्हारे कारणों से ही मैं हवेली नहीं आ पा रही हूँ, और तुमने मेरा पीछा करते करते तुम मेरे घर तक आ गए। नहीं चाहते कि मैं जी जाऊँ, मैं अपना जान गंवा दूँ, ख़त्म कर दूँ अपने आप को। ऐसे वो थोड़ा सा चिल्लाती है जिन के ऊपर, लेकिन जिन जो है वो सहला रहा है उसके बालों को,
उसको समझा रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। वो जिनका वो बर्ताव, वो वार्तालाप, वो लड़की को धीरे धीरे उसके साथ कहीं ना कहीं सहज महसूस कराती जाती, जैसे कि लड़की को भी वो शक्ति से बुरा नहीं लग रहा था, जैसे कि लड़की को भी उस शक्ति से डर नहीं लग रहा था, जैसे कि लड़की सच में उस शक्ति के साथ रहना चाह रही हो। वो जिनका प्रेम उसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा था। लड़की उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होने लगी और लड़की ने उससे बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, मैं सोच कर बताती हूँ। तो जिन उठता है और उठकर हवेली में चला जाता है। जाता ही मतलब घर से दरवाजे से बाहर निकलता है और दरवाजे से जैसे ही निकलता है पीछे पलट कर देखता है, आवाज़ देता है, अगर हाँ हो तो हवेली आना। इतना बोलकर वो चला गया। ये वो समय है जब लड़की कई सारे सवालों के बीच में घिरी हुई है। इंसान से प्रेम नहीं, किसी जिन से प्रेम, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हर तरीके के सवालों को पीछे करते हुए सुबह होती है, सुबह अपने आप को तैयार करती है और हवेली में पहुंच जाती है। ये हवेली में जैसे ही पहुंचती है, जिनसे एक बात करती है कि मैं तुम्हारी बात और तुम्हारी शर्त को मंजूर करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जिन बोलता है, बताओ क्या बात है? तो जिनसे बताती है अपनी उस कहानी को जो उसके साथ घटित हुई है, जिस तरीके से वो जो बिरजू है उसने इसके माँ बाप को ख़त्म कर दिया था और उसके आंखों के सामने उस पूरी वारदात को जिन के सामने व्यक्त करती है। जिन उसकी उन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते जिन ने बोला कि बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। लड़की बोलती है कि जिस तरीके से मेरे माँ को और जिस तरीके से मेरे पिता को किसी एक अनजान इंसान ने मारा, उस वक्त मैं छोटी थी, मुझे सही से तो नहीं पता वो कौन था, लेकिन मेरे घर के अंदर आया, मुझे इतना पता है उसकी शक्ल कैसी है, मैं उस शक्ल को पहचानती हूँ, मैं उस इंसान को वैसे ही मारना चाहती हूँ जिस तरीके से उसने मेरे माँ बाप को ख़त्म करा। तो अगर तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जिन बोलता ठीक है, अगर बात शर्त की है, अगर बात परीक्षा देने की ही है, माना कि मैं एक जिन हूं लेकिन आज साबित करने का समय आ चुका है, अगर मैं तुम्हें उस इंसान को तुम्हारे सामने ला दूं तो तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे देना, यानी तुम हाँ कर देना। लड़की बोलती ठीक है, देखती हूँ, और लेकर आना। वो गुस्सा, वो उसके अंदर का क्रोध, रौद्र उसकी आंखों और बातों में दिखाई पड़ रहा था कि मेरे सामने उस इंसान को लेकर आओ जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। ये बात सुनता है, जिन वहाँ से अदृश्य हो जाता है और जिन वहाँ से जैसे अदृश्य हो जाता है, लड़की अपने घर आ जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद मुलाकात जिन लड़की से करता है उसी के घर पर और उसको बताता है कि मैंने उस इंसान का पता लगा लिया है। हालांकि इस बीच जिन जो है पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा होता है और वो जो इंसान है, जिस इंसान ने लड़की के माँ बाप को ख़त्म करा था, हर उस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। हालांकि जिन है, जिनके पास अपनी शक्तियां हैं, भूत प्रेत आत्माओं से बात करने की, जिन जिन्नादों से वो मदद लेने की, हर तरीके की शक्तियों को इस्तेमाल करता है और पहुंच जाता है वहीं पर जिस तरीके से बिरजू ने आकर उसके माँ बाप को मारा था। वो सारा दृश्य उसको दिखाई पड़ता है। वो दृश्य इतना गंभीर, इतना भयभीत कर देने वाला है कि किसी भी बच्चे को सदमे में डाल दे। वो तो वो बहादुर बच्ची लड़की थी जो उस सदमे से निकलकर अपने आप को बचाकर आज जिन के साथ बैठी है, जिसके प्रेम में कहीं ना कहीं जिन पागल हो चुका है। जिन जैसे ही उन सारी चीज़ों को देखता है, उसके अंदर भी एक गुस्सा तो आती ही है, साथ ही साथ जिससे वो प्रेम करता है उसके माँ बाप को खत्म कर दे, उसके अंदर की वो गुस्सा, जिन की गुस्सा हो चुकी है, वो बिरजू को पता लगाने के लिए उसके गांव में जाता है और पता चलता है कि वहां पर ना उसका मंझला बेटा है, ना उसका छोटा बेटा है, ना उसका बड़ा बेटा है, ना बिरजू रहता है। घर वैसे ही कई सालों से बंजर पड़ा हुआ है और उस बंजर घर में सिर्फ धूप, जो घास होती है वो निकल आ चुकी है, कोई रहने वाला नहीं, कुछ उस जमीन को संभालने वाला नहीं। तो पता करता है और जब गहराई से उसको पता करता है तो एक कुआं दिखाई पड़ता है, जिनको सब दृश्य दिखाई पड़ जाते हैं, पुराने भूतकाल के दृश्य भी जिनको दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से वो बिरजू उस कुएं से निकलता है, जिस तरीके से बिरजू उस कुएं में जाता है, जिस तरीके से वो शमशान आधिपत्य वाली क्रिया करता है, हर तरीके की क्रियाओं को जिन देखता है और इन सारी वारदातों को लेकर उस लड़की को बताता है कि किस तरीके से तुम्हारे दादा ने अपने स्वार्थ की वजह से तुम्हारे 2 चाचाओं को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारी माँ को निर्मम हत्या करने के बाद उनके मुंड को ले जाकर एक शमशान घाट के अंदर एक साधना करी हुई थी, जिसके बदौलत तुम्हारे दादा यानी बिरजू को
एक नई दुनिया में जाने का मौका मिला था, और उस दुनिया जो है वो कुएं से शुरू होती है और पता नहीं ख़त्म हो जाती है कहाँ पर। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बिरजू कुएं के अंदर ही रहता है। तो लड़की बोलती है तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो जिन बोलता है कि वहाँ पर जाना सही नहीं है, मैं जाकर पता करता हूँ और मैं उसको मार दूंगा, और मार कर जिस तरीके से उसने तुम्हारे पापा का धड़ अलग किया था वो धड़ अलग करके जब तुम्हारे चरणों में मैं रख दूं तब तुम हाँ कर देना। खुश? लड़की बोली नहीं। तो क्या समस्या है? बोली कि जिसने मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मारा, मैं उसको किसी और के हाथों से मरते देख नहीं सकती, मुझे खुद मारना है। पहले तो मुझे वैसे मारना है जिसने उसने गोद गोद कर मेरी माँ को मारा था, फिर मुझे वैसे भी मारना है जिस तरीके से उसने मेरे पापा के धड़ को अलग किया, मुंड को अलग किया और सर पकड़ कर लेकर जा रहा था। फिर उस तरीके से भी मारना है जिस तरीके से उसने मेरे पापा की छोटी छोटी ऐसी ऐसी बोटियाँ करी थी और मेरी आंखों के सामने कोई गिद्ध सा पक्षी आया था, उन सारे टुकड़ों को खाकर चला गया। मुझे उस मुंड को पाना है, वो मुंड असली मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो जिन बोलता ठीक है, जब बहुत जिद कर रही हो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तो जिन ऐसे हाथ बड़ा करता है, उसका हाथ एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि कोई बड़ा सा घर हो, उतना विशाल सा हाथ करता है और उस लड़की को हाथ पर बिठाता है, और जैसे ही बिठाता है ऐसे हाथों को अपने करता है और वहाँ से अदृश्य हो जाता है। लड़की भी उस घर से गायब हो जाती है और ये दोनों पहुँच जाते हैं उस कुएं के पास जहाँ से बिरजू के आने जाने का द्वार बना हुआ है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये द्वार है क्या, वहाँ कैसे जाया जाए जहाँ बिरजू रहता है। तो जिन जाता है कुएं के बाहर, जिस तरीके से बिरजू ने आवाज़ दी, छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जिन छलांग मारता है कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एक शक्ति है, आत्मा है, असली इंसानी शरीर नहीं है। कहा जा रहा है कि वो जो कुआं है वो इंसानी शरीर को ही सिर्फ अंदर लेता है, कोई अदृश्य शक्ति को नहीं, कोई जिन जिन्नात भूत प्रेत आत्मा बैताल बिस्मांग ऐसी चीज़ों को नहीं। फिर जिन आया, बाहर आया, मैं जा ही नहीं पा रहा, मेरी शक्तियाँ शायद यहाँ पर काम नहीं कर रही। तो लड़की बोलती है कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं जाकर देखती हूँ। वो गई, कुएं का जो सिराना होता है वहीं पर खड़ी होती है और कूदने की जैसे ही कोशिश करती है, एक फिर से वो शक्ति बाहर निकल कर आती है। वो पूछती है कौन हो, कौन हो, कौन हो? और तुम्हें क्या समस्या है, क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? तो लड़की बोलती है कि मेरा जीवन में कोई है नहीं, जिस लड़की का कोई हो ना, जिस लड़की के साथ किसी का सहारा ना हो, क्या वजूद है जीने का? मरना ही बेहतर है, इसलिए मैं अपना अंत करने आई हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस जीवन के जंजाल से, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मार दो, मुझे यहीं जाना है, मुझे कूद कर मरना है। और वो कूद जाती है। जैसे ही वो कूदती है उसको वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो कभी बिरजू को दिखाई पड़ रही थी, वो दुनिया जो बिरजू को कभी चाहिए थी, वो दुनिया जो बिरजू अपने बच्चों से चाहत रखता था कि मैं कुछ भी बोलूँगा वो हो जाएगा। आज जैसे लड़की कुएं में जाती है, लड़की एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिस दुनिया में इसके माँ और बाप हैं। छोटी सी बच्ची है, उसके माँ बाप हैं, वही उसकी माँ किचन में खाना बना रही है, वही उसके पापा आ चुके हैं। वो बिरजू जो उसको मारने के लिए आ रहा होता है, लड़की जाती है, बिरजू का हाथ पकड़ लेती है और अपने माँ को बचा लेती है, अपने बाप को बचा लेती है और बिरजू को मार देती है। वो सारा कुछ मतलब जो उसकी इच्छाएं थी, उस तरीके की इच्छाओं को वो वहाँ पर नए दुनिया में जाकर देखती है और करती है। बड़ी खुशी से अपनी माँ के साथ रहती है। पहली बार जब माँ को देखा ना, उसकी आँखों से सिर्फ आंसू ही तर 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 बह रहे थे। जैसे कि बड़े सालों के बाद जब कोई अपना बच्चा किसी अपने माँ से मिलता है, उसको दुनिया मिल जाती है, वो चिपट कर अपनी माँ से रो रही होती है। और जब अब तक की जो उसने सफ़र देखा है ज़िंदगी का, जो दर्द उसको मिला है समाज से, जो अपने आप से अकेलेपन में रूठ कर या कभी खुद को ही खुद से मना कर ये जीवन में रह रही थी, उन सारे दर्द को बयां करती है अपनी माँ की गोद में सर रख कर, रोती जाती है, रोती जाती है। उसकी माँ के जो कपड़े होते हैं, जो पैर में होते हैं, उसके आंसुओं से भीग जाते हैं और माँ भी उसको गले लगाकर चिपट कर रोती है। लेकिन ये रोना और ये बिलखना शायद ज़्यादा दिन का था नहीं। वो प्रेम अपने माँ और बाप के प्रति रहना शायद ख़त्म हो चुका था। थोड़ा ही वक्त बीतता है कि अपने आप की इसकी आंखें जो होती हैं वो ऐसे खुलती हैं
और ये पाती है कि ये कुएं के बाहर पड़ी है। उसका इंतजार कर रहा होता है जिन, जिनको पता था कि पहली बार में ये वापस आएगी। तो जिन उससे पूछा, बताओ क्या हुआ? बोली कि जो मुझे चाहिए था मुझे सब मिला, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो दुनिया कैसी जहां पर सब कुछ तो मिला लेकिन फिर मुझे ढकेल दिया इस फिर से दलदल में। तो जिन उसको फिर से समझाता है, ये एक अजीब सी मायावी दुनिया है जहां पर जो होता है उनके मुताबिक होता है। जो चाहता है इंसान मिलता है उस इंसान को लत लगाता है वो कुआं और अपने पास बुलाता है। कोई तो स्वार्थ है। तो लड़की बोलती है कि मुझे फिर से मेरी माँ चाहिए, मुझे फिर से मेरी माँ चाहिए। और वो कूदने का फिर कोशिश करती है कुएं के अंदर, फिर से वही शक्ति बाहर निकलती है हवा सी और उसको बोलती है कि अगर तुम इस बार आना है, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो सकती है। जाओ शादी करो। जब पहला बच्चा जन्म ले उस बच्चे को मार कर उसकी मुंड काट मेरे कराना, ये वो जगह है तब तुम्हें अंदर तुमको जाने दूंगा। और लड़की को धक्का देता है, लड़की नीचे गिर जाती है। जिन उसको संभालता है, उसको हाथ से उठाकर फिर हवेली में लेकर आता है और हवेली में बैठकर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो लड़की को बच्चा चाहिए था, कैसे भी करके उसको जाना है और बिरजू को खत्म करना है। हालांकि उसने जो देखा था ना कि उसने बिरजू को खत्म कर दिया है, वो सिर्फ लगता है सपना सा ही था, असल में नहीं था। वो मात्र एक सपना था, जैसे कि कुछ थोड़ा सा सपना कुछ हकीकत में बदल गया हो। लेकिन आज भी सच में बिरजू जिंदा है। वो पूछती है जिनसे, मैंने तो बिरजू को मार दिया था। बोला नहीं, ये एक मायावी दुनिया है। यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो तुम्हें होती हुई प्रतीत होती हैं। पहली बार में तुम्हारी इच्छाओं का वो प्रदर्शन होता है जो तुम्हारे अंतर्मन में कभी चल रही होती हैं, लेकिन वो प्रदर्शन सच में कहीं हो जाए इसके लिए तुम्हें दूसरी क्रिया करनी होती है। जिस इंसान ने उन क्रियाओं को तुम्हारे सामने व्यक्त करा है, उस इंसान की उन बातों को, मतलब उस जो हवा, जो अदृश्य शक्ति है, जो उसने बोला है कि पहला बच्चा चाहिए, जब तक वो नहीं दोगी तब तक उस असली दुनिया में तुमको नहीं लेकर जाया जाएगा। तो ये बात सेट होती है कि उस असली दुनिया में जाने के लिए इसको एक बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चा के लिए शादी, और शादी भी लड़की को हो ही नहीं। और शादी करेगा कौन? एक अभागी लड़की से अपने घर की बहू बनाएगा कौन? ये बड़ा सवाल है। फिर जिनसे तो प्रेम करने लगे थे लड़की, जिन भी तो प्रेम करने लगा था। तो जिन बोला, जब प्रेम तुम मुझसे करती हो तो बच्चे की तलाश कहीं और से क्यों? हम दोनों ही एक बच्चा कर लेते हैं। तो लड़की बोली, जिन के साथ आपकी कैसे? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन ने बोला, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता है कि मेरी दुनिया क्या कहती है, मुझे पता है कि हम दोनों का एक बच्चा हो सकता है। और बोलता है कि तुम जाओ, अपने घर जाओ, कल आना शाम के 5 बजे। मैं 5 बजे कुछ ऐसा इंतजाम करता हूँ, हम दोनों लोग शादी करेंगे। शादी करने के बाद जब एक बंधन में बन जाएंगे, उसके बाद अपना ही बच्चा होगा। और उस बच्चे को लेकर जाना, उस बच्चे का जिस तरीके से उनकी शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने के बाद उस साम्राज्य में प्रवेश करना और अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना जिनके लिए आज तक अपने आप को कोसती आई हो। लड़की अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढांढस बंधवाती है कि शायद कोई मेरी मदद कर रहा है, शायद मेरे वो सपने पूरे होने वाले हैं। वो दौड़ के जिनके गले लगती है बड़े प्रेम से, आज जैसे उसको सच में जिनसे प्रेम प्यार हो गया हो। और वो वापस जिनसे गले लगने के बाद घर पहुंच जाती है। रात बीतती है, सुबह का समय होता है, क्योंकि जिन ने तो 5-6 बजे बुलाया है, पूरा दिन धीरे धीरे गुजरना है। शाम का वक्त होता है। लड़की आज बड़ी बंधन के तैयार हुई है, बड़ी खूबसूरत, जितना उसके पास सामान है। नया कपड़ा था, उस नए कपड़े को पहनती है। नहाने धोने के बाद थोड़ा इत्र अपने ऊपर लगाती है और अपने आप को तैयार करने के बाद वो उस हवेली की तरफ जाने लगती है। हवेली के बाहर ही उसको ऐसा दिखाई पड़ा कि एक सफ़ेद घोड़ा उसके लिए जैसे आया हो, वहाँ पर चर रहा था घास वगैरह। और वो गई, आज तक उसने इतना खूबसूरत घोड़ा नहीं देखा था। वो घोड़े के पास जैसे गई, उस घोड़े ने अपना सर नीचे किया और लड़की की तरफ आ गई, जैसे कि कोई गुलाम किसी राजा के प्रति अपने सर को झुकाकर उसको सम्मान देने की कोशिश कर रहा हो। वो लड़की से वो घोड़ा बोलने की जैसे कोशिश कर रहा हो, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। वो लड़की उसके पीठ पर बैठ जाती है और वो घोड़ा चलना चालू करता है।
चलते चलते वो हवेली के उस दरवाजे पर जाता है। आज हवेली बड़ी खूबसूरत लग रही थी, हर जगह पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। कहीं पर से भी पुरानी हवेली प्रतीत हो जैसा ऐसा आभास नहीं हो रहा था, जैसे कि किसी ने पूरी हवेली को बदल दिया हो, उसकी रूपरेखा उसकी आभा को सब बदल दिया हो और उसको एक नई बड़ी खूबसूरत एक राजाओं की हवेली जैसा बना दिया हो। उसमें पर्दे लगे हैं, बाहर लोग खड़े हैं सम्मान करने के लिए, सिपाही लगे हैं शायद किसी चीज़ की रक्षा करने के लिए। वो चीज़ क्या है कुछ पता नहीं, सिर्फ हवेली की जिस तरीके से सेनापति और राजा घोड़ा सब होते हैं सब उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो करीब जाती है हवेली के मुख्य द्वार के, और मुख्य द्वार जैसे ही खुलता है सामने से बहुत सारे गुलाब की पंखड़ियाँ उसके ऊपर गिरती हैं, जैसे कि किसी रानी का स्वागत हो रहा हो किसी बड़े रसूखदार राजा के साम्राज्य के अंदर। वो लड़की सामने देखती है कि वही जिन है जो सामने से आ रहा है। उसने भी बन ठन के अपने आप को राजाओं जैसा बनाया हुआ है और उसके आसपास कुछ लोग चल रहे हैं जैसे कि वो जिन के कोई समर्थक हों। हालांकि जो शकल सूरत है वो बड़ी डरावनी से थी, देखने में ऐसा लगे कि कोई एक सामान्य सा इंसान देख ले, उसको देखकर ही वही बेहोश हो जाए। लेकिन क्योंकि लड़की जिन से प्रेम करती थी, उसको अपने जिन पर भरोसा था, उसको अपने प्रेम पर भरोसा था, उसको ये पता था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पूरी हवेली फूलों से लदी है, हर जगह पर फूल लगे हैं, लाल लाल पंखुड़ियों के गुलाब के फूल। वो पंखुड़ियाँ जब नीचे पड़ी होती हैं और हवेली बिल्कुल श्वेत जैसे चंद्रमा जैसे सफ़ेद, उस तरीके के उसके खंभे रखे हैं, खड़े हैं वहाँ, और दूर दूर तक हवाएं धीरे धीरे ठंडी ठंडी चल रही हैं। लड़की को बहुत अच्छा लग रहा है। जिन आता है, जिस तरीके से किसी इंसान के सामने प्रेम का इजहार करा जाता है, वो उसके हाथों को यूँ पकड़ता है, उसके घुटनों में अपने घुटनों पर आता है और अपने हाथों को ऐसे फैला कर बोलता है, तुम मेरे दिल की मल्लिका हो, आज से तुम मेरी सब कुछ हो, आज हम दोनों लोग शादी करेंगे। शादी का समय होता है, दोनों लोग आपस में शादी के बंधन में बन जाते हैं। हाथ पकड़ता है जिन लड़की का और हाथ पकड़ के एक ऐसे कमरे की तरफ लेकर जा रहा होता है जिस कमरे के बारे में लड़की को कुछ अंदाजा नहीं। लड़की बोलती है, कहाँ लेकर जा रहा हो? तो बोलता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं क्या? अब तो शादी भी हो चुकी है, आओ चलो। हाथ पकड़ता है और एक कमरे की तरफ लेकर जाता है। उस कमरे के बाहर जैसे ही जाता है, उस कमरे पर ठपठपाता है तो कमरा खुल जाता है। वो पूरा कमरा बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि सुगंधित है, फूल पड़े हैं। वहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, पुराने ज़माने का बेड है। उस पुराने ज़माने के बेड पर गुलाब के बहुत सारे फूल पड़े हैं। वो बहुत सारे फूल, उस गुलाब के जो बहुत सारे जब फूल उसके ऊपर पड़ गए, ऐसा लगा जैसे गद्दा नुमा उसके अंदर आभास हो रहा हो। वो बोलता है, हाथ पकड़ता है, लड़की को उस गुलाब के बने गद्दे से उस बेड पर जो पड़े हुए हैं उस पर बिठाता है और लड़की को सम्मान देता है। एक थाल आती है जैसे स्वर्ण की बनी हो, उस थाल में उसके पैरों को धुलता है, वो पानी बाहर कर देता है और उसके पैरों को अपने ही हाथों से उठाकर बेड पर रख देता है। अब उस कमरे में धीरे 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 जो कमरा बड़ा रोमांटिक बनाया था जिन ने अपनी प्रेमिका के लिए, उस कमरे में आ रही हल्की हल्की सी रोशनी भी धीरे धीरे बुझने लगी। धीरे धीरे कमरे का जो उजाला था वो ख़त्म होने लगा और अब कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो काला अंधेरा, अकेली खूबसूरत लड़की और उसके साथ में जिन, और वो बेड जहाँ पर सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हों। आसपास वो जो सुगंध है उन दोनों को प्रेम के जाल में डाल रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। धीरे धीरे जिन उसके पैरों के पास आता है और वहां पर बैठ जाता है। अपनी जो जांघें होती हैं, इन जांघों पर उसके पैरों को रखता है, जैसे बहुत दिनों से थकी हो वो लड़की, उसके पैरों को दबाने की कोशिश करता है। पैर दबाते दबाते धीरे धीरे वो पैरों के ऊपर जा रहा होता है। लड़की को थोड़ा सा तो असहज महसूस हुआ, लेकिन लड़की ने जिनको रोका भी नहीं, क्योंकि लड़की को ये तो पता था कि शादी के बाद वो पहली सुहागरात किसी लड़की के लिए यादगार होती है। वो अपनी उस यादगार शादी को और पहली सुहागरात को अपने बेतुके ख्यालों से बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। भले ही उसने शादी जिन से करी हो, लेकिन प्रेम तो उसका भी था ना। वो उस जिन को पूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार थी। जिन उसके ऊपर आता है धीरे धीरे और उसको चूमने की कोशिश करता है। वो लड़की उस जिन के प्रेम में पागल होती जाती है और जिन भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वो भी उसके प्रेम में कहूँ या उसके आगोश में कहें,
उसके शरीर की खूबसूरती हो या अपने अंदर की कुछ इच्छाएं, उस लड़की के आगोश में आता चला जाता है। धीरे धीरे वो लड़की के कपड़ों को उतारता है। हालांकि वो जिन है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो पता है वो पता है बस इतना कि वो जो पहली प्रेमिका थी, जिस तरीके से उसने उसको छोड़ा था, जिस तरीके से वो छोड़कर चली गई थी या उसका ख़त्म हो गया था, आज वो सब कुछ उसको मिल गया हो। वो उन सारी अधूरी इच्छाओं को इस लड़की के साथ पूर्ण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जिन और ये लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे होते हैं। आज वो पहली रात थी जहाँ पर लड़की ने किसी जिन के साथ संभोग करा और संभोग करते करते दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल हो गए। समय और बीतता जाता है, 2 घंटे, 3 घंटे, और एक समय आता है जब दोनों एक दूसरे की सिर्फ बाहों में हैं और एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि वो दो जिस्म एक शरीर बन चुके हों, जैसे कि उन्होंने अपना सब कुछ एक दूसरे को दे दिया हो, जैसे कि वो पूर्ण समर्पण लड़की का जिन के प्रति और जिन का लड़की के प्रति। जिन बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लड़की भी बोलती है आज से हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे। ये वो वक्त है, ये सुबह होती है और धीरे धीरे ये अंधेरा छटता जाता है और उजाला आता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बन चुके हैं। वो पहली सुहाग रात इस चीज़ का प्रतीक है कि जल्द ही बच्चा होने वाला है। धीरे धीरे 3 महीना बीतता है, 4 महीना बीतता है। इस लड़की का जो पेट है उसको आभास होने लगा, 2 महीना 3 महीना जितना भी होता है, कि कुछ इसके अंदर हो रहा है। उस लड़की को पता था कि शायद ये जिनका ही, मेरा ही अपना बच्चा है। वो बच्चा होता है, कुछ ही महीने बीतते हैं, 6 to 7 मंथ। उस लड़की को पहला अपना बच्चा होता है। बहुत ही खुश है लड़की। जिनका बच्चा है ना, इंसानी बच्चा 9 महीना 10 महीना होता है, जिनका बच्चा वो जब चाहे वो तब कर सकता है, लेकिन वो इंसानों की प्रक्रिया होती है। 6 महीना 7 महीना पर परिपूर्ण रूप से पूर्णतः मैच्योर बच्चा हो जाता है जब, तब उस लड़की की डिलीवरी होती है। उस जब डिलीवरी जैसे ही होती है, वो जो बच्चा है, पहली बार में माँ तो अपने बच्चे को प्रेम करती ही है, जो बच्चा निकलता है वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं होता है। धड़ तो इंसान का है, सर लेकिन अजीब सा है, बहुत डरावना, स्किन जैसे कि किसी राक्षस की लगी हो, क्योंकि वो इंसानी बच्चा नहीं था ना, वो जिन का बच्चा था, वो जिन के जैसा ही था, बहुत अजीब सा। उसकी आंखें भी बड़ी लाल लाल सी, उसके शरीर, ये जो हाथ है बिल्कुल सिकुड़े सिकुड़े से, जैसे कि बहुत साल से कोई खाल है जो पकी पड़ी हो, उन खाल से बना हुआ वो बच्चा हो। कोई भी इंसान आसपास का जो समाज में रहता है उसको छूने की कोशिश नहीं कर रहा था, भागा। जैसे किसी को लगा कि इसके यहाँ पर भूत आ गया है, सब भागे। लड़की तो माँ है, वो तो अपने बच्चे से प्रेम करेगी। उसने अपने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और ऐसे सीने पर रखा। मात्र प्रेम उसके अंदर जिंदा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद उसी कमरे के अंदर, जिस कमरे में अब कोई है नहीं, सिर्फ वो लड़की है और वो अपने सीने से जो उस बच्चे को लगाए है, एक अदृश्य सी आवाज़ आती है, क्या वो समय आ चुका है, देना। उसको लगा कि अदृश्य आवाज़ शायद उस जिन की ही है। उसने बोला कि क्यों मेरे साथ ऐसा हंसी मजाक कर रहे हो, आओ सामने आओ। तो वो आवाज़ नहीं आई। जब वो आवाज़ नहीं आई, एक बार फिर से आई कि बच्चे को लेकर आओ और मैं बताता हूँ वहाँ पर बच्चे को रख देना और तरीका मैं बता दूंगा। उस बच्चे को मेरे पीछे चलिए। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और वो जिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से आता है और जैसे ही वो आता है उस लड़की को बोलता है कि जो अदृश्य आवाज़ तुमने सुनी है ये मैं नहीं था, बल्कि अदृश्य शक्ति की आवाज़ वो वाली है जो सच में उस कुएं की है। उसका ये इशारा आ चुका है कि इस बच्चे को लेकर आओ और वो जिस तरीके से तुम्हें बताएंगे उस तरीके से बच्चे को ख़त्म करना होगा। हालांकि लड़की अपने बच्चे को ख़त्म नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जिन के बार बार कहने पर और अपने अंदर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसने इस चीज़ के बारे में सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे करना है। वो उस अदृश्य आवाज़ के पीछे पीछे चलती गई और वो अदृश्य आवाज़ उसको एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। सुनसान सा, जंगलों से भरा हुआ एक अजीब सा खेत है जहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ पर कुछ छोटे छोटे से खूंटे बने हुए हैं। वो खूंटे किस चीज़ के हैं पता नहीं। आवाज़ आती है, बच्चे को यहीं पर वो रख देती है और फिर आवाज़ आती है कि बगल में पड़ी हुई एक चीज़ है, उसको उठाओ और उसके साथ। आवाज़ आई, लड़की ने उसको उठाया। काटने का कुछ सामान पड़ा हुआ था, रेती जैसा था। उसने उठाया, अपने ही बेटे को मारा तो उसका 2 पार्ट हो गए, एक में मुंड एक में धड़।
फिर वहां से अदृश्य आवाज आती है कि बचे हुए छोटे से औजार से वो लड़की रोती जाती और रोते रोते, क्योंकि उसकी अपना बेटा है, अपना बेटा जब कोई भी माँ ख़त्म करे, वो चाहे जैसा हो, शर्त चाहे जो रही हो, उसको दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी उन दिक्कतों को साइड करके, अपनी इच्छाओं को आगे करके, बदले को आगे करके, वो उस भारीदार औजार को उठाकर अपने बच्चे के उतने टुकड़े करती है जितना वो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही औलाद को कोई ऐसे ख़त्म कर सकती है माँ। उसके मुंड को लेती है और फिर से वो आवाज़ आती है कि इसको लेकर आओ और आगे रखी हुई आग में जला दो। फिर उस मुंड को रखती है, जलाती है, उसका वो जो कंकाल होता है वो लेकर आती है और कुएं के पास पहुंच जाती है ये और जिन। हालांकि जिन को वो अदृश्य शक्ति देख नहीं पा रहे थे, वजह है कुछ वो हो, लेकिन उसको इस चीज़ का आभास नहीं था कि इस लड़की के साथ कोई जिन भी है। और जैसे ही उस कंकाल को सामने कुएं के सामने रखती है और कुएं के अंदर वो छलांग मारती है, अब वो कुएं में असल में जा चुकी है। जैसे ही कुएं के अंदर गई और कुएं के अंदर वो अपने आप को पाती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जंगल ही जंगल है। उस जंगल में कोई जैसे आया ही ना हो बहुत सालों से। उस जंगल के अंदर एक बंकर टाइप का बना हुआ है। उस बंकर के अंदर कुछ तो अजीब सा है। वो उस बंकर के अंदर जाती है। जैसे ही अंदर गई, उसको ऐसा आभास हुआ कि कई सारी महिलाएं, कई सारे बच्चे, कई सारे आदमी वहां पर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। कि उसको मारने के लिए आ रहे हैं या क्या करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़की इन सारे जितने भी लोग हैं उनको अपनी तरफ आता देखकर थोड़ा तो भयभीत होती है, लेकिन रुक जाती है। बोलती है कि शायद या तो ये मुझे मार देंगे या अगर नहीं मारा तो मैं आज इनसे बदला लूंगी। तो सारी जितनी भी भीड़ है, उन सारी भीड़ में हर एक चेहरे को गौर से देखती। वो सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी, वो बिरजू का चेहरा। लेकिन वो बिरजू का चेहरा किसी भी भीड़ में दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये जो बहुत सारी भीड़ थी ना, ये कोई इंसानों की भीड़ नहीं थी, बल्कि आत्माओं की भीड़ थी। ये बहुत सारी आत्माएं उस लड़की से मदद मांगने आई थी। ये मदद क्यों मांग रही हैं यह भी नहीं पता, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा पक्षी जो कि गिद्धनुमा चीलनुमा है, और वो आता है, उस लड़की को उठाता है पंजों से, और इस आत्माओं के बीच में से बहुत सारी जो भीड़ थी उनमें से उस लड़की को उठाकर एक काल कोठरी में डाल देता है। वो कोठरी ऐसी है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। वो कोठरी बिल्कुल जैसे भूल भुलैया जैसी कि हर दरवाजा एक जैसा, जिसमें भी घुस जाओ पता नहीं कहाँ निकल गए। वो दौड़ती रही अपने आप को बचाने के लिए। उस काल कोठरी से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उस हर काल कोठरी में ऐसा लग रहा था कि कोई देवी देवता की जैसे कोई फोटो रखी है। वो पुरानी प्राचीन से टूटी हुई मूर्ति रखी है। उन मूर्ति के सामने जैसे ही वो जाती, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती, जैसे कि मूर्ति उसके शरीर से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपने आप को बचाव में भागती रही। उस काल कोठरी में से कई सारी आत्माएं निकली। वो आत्माएं उस लड़की को इस चीज़ के बारे में बता रही थी कि तुम यहाँ पर गलत फंस चुकी हो, और अगर फंस चुकी हो तो मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। हर आत्मा अपने आप को बचाने की मददगार, मतलब मदद लेना चाह रही थी लड़की से। ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस जगह पर वो किसी को मारने आई है, वहाँ के कई सारी आत्माएं वो बात करती है, कौन हो तुम? तो लोग बताते हैं वो आत्माएं हैं। उनको किस तरीके से मारा गया, मार के यहाँ पर लाया गया। वो चीज़ समझ नहीं पा रहे कि वो अपने आप को मारने के लिए आई थी, लेकिन इनका क्या कसूर, इनको क्यों यहाँ पर लाया गया। वो आत्माओं से बात करती, आत्माएं उसको बताती कि किस कदर जब वो अपने जीवन में थी वो क्या कर रही थी और उनके साथ क्या हुआ। एक वहाँ पर बूढ़ी दादी सी थी, वो आत्मा थी, शायद बहुत लंबे समय से वहाँ पर उस काल कोठरी में कैद है। वो लड़की उस बूढ़ी दादी के पास जाकर पूछती है कि माँ मुझे बात बताओ, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे एक आदमी है जिससे मेरे माँ बाप को जिसने मारा, मुझे उसको ख़त्म करना है। तो वहाँ दादी है जो कि आत्मा की रूप है उनका, वो बोलती हैं कि बेटा यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये वो काल कोठरी है, मैं जब से आई हूँ तब से निकलने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन लगातार यहाँ पर मैं सिर्फ अपना समय व्यर्थ करती हूँ और अपनी जो ताकत है उसको व्यर्थ करती हूँ, लेकिन निकलने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला। हर एक आत्मा यहाँ पर आती है और हर एक इंसान, हर एक आत्मा की चाहत है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन कोई निकला नहीं। बच्चा तुम गलत फंस गई यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। लड़की इन बातों को सुन कर रोने लगती है और रोते रोते उस दादी माँ से बात करने लगती है। वो दादी माँ उसके पास आती है, करीब बैठती हैं और उससे उनके जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में पूछती है। ये वो दादी है जो हर एक आत्मा से उसकी बातों, उसके बारे में पूछती हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों आई, क्या कारण क्या था।
वो दादी को उसने अपनी कहानी के बारे में बताना चालू करा। इसने बताया कि किस तरीके से उसके माँ बाप को किसी एक इंसान ने मार दिया था। उसने बताया कि किस तरीके से उसके धड़ को, उसके पिता के धड़ को अलग किया गया था, मुंड को अलग किया गया था, और वो हर प्रक्रिया करके कोई इंसान कैसे हमारे ही सामने मेरे माँ बाप को ख़त्म कर चुका है। वो दादी को बताते हैं कि किस तरीके से जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मुझे समाज ने भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा। वो बताती है कि मुझे सिर्फ उस बिरजू को मारना था। तो दादी पूछती, तुम्हें कैसे पता उसका नाम बिरजू है? तो बोलती है कि यह कहानी है। तो दादी बोलती है, क्या है बताओ? बोलती कि जब से मुझे यह पता चला था कि मेरी जो हवेली है मेरे घर के आसपास, उसमें एक जिन रहता है। मैं अपने माँ बाप को पाने के लिए और उस इंसान को ख़त्म करने के लिए जिसने मेरे माँ बाप को ख़त्म कर दिया, उसको पाने के लिए, उसको मारने के लिए, वो बदला रूपी जो स्वभाव मेरे अंदर पैदा हुआ, मैं हर वो कुछ करने को तैयार हो गई जिससे मेरे माँ बाप का जो दुश्मन है वो मुझे मिले, मैं उसको मार कर अपने आप को संतुष्टि दे दूँ। मैंने हर वो दर खटखटाया जहाँ से मुझे मदद मिले, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तब मैंने ठाना कि जो जिन मेरी हवेली में रहता है, मैं उसके पास जाऊंगी, उसको अपने प्रेम में पागल करूंगी, और प्रेम में पागल करके असल में उसको दीवानगी की हालत में मैं उससे मदद मांगूंगी, और वो मात्र एक सहारा था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। उसने बताया कि जिन को प्रेम में डालना वो भी मेरी एक साजिश थी। उस साजिश के तहत आज मुझे बिरजू का पता चला, और बिरजू से मुझे यहाँ तक पता चला, और आज मैं जब इतना सब कुछ करके अपने जीवन को दांव पर लगा के यहाँ पर पहुँची हूँ, तो मैं किसी कालकोठरी में कैद होने नहीं आई। सिर्फ दादी माँ, मैं मारूंगी। तो दादी इन सारी बातों को सुन रही होती है। सुनते सुनते उसकी बहादुरी की तारीफ करती हैं, और बहुत सारी आत्माएं उसकी इस कथा को सुन रही होती हैं कि किस तरीके से उसने अपने जीवन को देखा है। तो वहां पर कई सारे लोग जो आत्मा रूप में थे, कई महिलाएं, कई बच्चे, कई आदमी, कई ने खड़े होकर बोला कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम सब लोगों को इस लड़की की मदद करना पड़ेगा। लड़की बोलती है कि तुम सब लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम सबको निकालूंगी, क्योंकि मैं अभी कोई आत्मा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, और मैं निकालूंगी। ये हल्की सी वो जो निकल जाने की किरण है, कुछ पानी की किरण है, यह हर आत्माओं के अंदर एक आग पैदा कर गई कि जैसे उस लड़की की मदद ही करना है। हर आत्मा ने अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताना चालू करा। कोई ने बताया कि मुझे इस वजह से मुझे यहाँ पर डाला गया, किसी ने बताया कि मैं अपने लालच की वजह से इस कुएं में फंस गया था, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक मासी नाम का प्रेतराज रहता है। ये प्रेतराज कई सारी कुंवारी लड़कियों के पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसको पीने के लिए व्याकुल रहता है, और उनको कुएं में बुलाता है और उनको मार देता है। उनके पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसको पीता है और मरी हुई आत्माओं को यहाँ पर कैद कर देता है। इसके अंदर कई सारी लड़कियों के साथ संभोग करने की क्षमता है। ये कई विवाहित महिलाओं को लेकर आता है और उसके साथ संभोग करता है और उसको मार देता है, फिर बनी आत्माओं को इसी कालकोठरी में कैद कर देता है। ये है मासी की प्रक्रिया। इससे कैसे निकला जाए, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो विरजू है वो यहाँ का दास बन चुका है। पहले वहां पर कोई और दास रहा करता था। उस प्रेतराज मासी का एक दास था जो कुएं के बाहर निकलता था और लोगों को आवाज देता था। उन्हीं दासों में से एक बिरजू भी एक दास था। ये दास उनकी गुलामी करता था, प्रेतराज के कहे हुए अनुशासनबद्ध नियमों का पालन करता था। वो उनको लड़कियां ला कर देता था, वो उनको इंसानों को ला कर देता था, वो कुंवारी लड़कियों के पीरियड्स में जो ब्लड होता था उसको ला कर देता था। वो हर वो चीज़ करता था जिससे मासी प्रेतराज खुश हो जाए। उनको खुश करने के लिए अपना जीवन लगा दिया बिरजू ने। और ये वो तरीका था जब मासी प्रेतराज ने एक बड़े साम्राज्य को एक कुएं के अंदर ही विकसित कर रखा था। और इस कुएं के अंदर फंस चुकी है ये वो लड़की जो बिरजू को ख़त्म करना चाहती है। बिरजू जिसका दास है, उसका मालिक प्रेतराज है, और जिस मालिक का दास बिरजू हो, उस प्रेतराज ने अपने दास को कई शक्तियां दे रखी हैं। उन शक्तियों में 3 प्रेतात्माएं उस दास यानी बिरजू की गुलाम थी। यानी कि कितना ही कोई कोशिश कर ले, बिरजू को खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने से पहले उसको उन 3 आत्माओं को खत्म करना पड़ेगा जो बिरजू के साथ में उसका सपोर्ट बनकर रहती हैं। तो लड़की बहुत कोशिश करती है, समय बीतता जाता है। अच्छा, जिन के बारे में आपके अंदर हो गया ख्याल कि जिन कहाँ पर है, तो जिन तो बाहर है, अभी कुएं के बाहर, वो मदद नहीं कर सकता। वो एंट्री उसका मतलब कहीं ना कहीं प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जिन है। इंसान होता तो उसकी एंट्री हो जाती। तो हालांकि अब लड़की को ही सब कुछ करना है। एक बार की बात है,
ऐसे लड़की जो है ऐसे दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाव कर रही थी। तो लड़की ने देखा कि एक नई वहाँ पर युवती आई हुई है, और जो नई युवती आई थी ना, उसको लगता है अभी 1 सेकंड पहले बस लाया गया है, और जो छोड़ने आया था वो बिरजू छोड़ने आया था। अब बिरजू जैसे ही पकड़कर उस नई युवती को, जो कि अभी इंसानी रूप में ही है, उसको अंदर डालता है, और जैसे ही अंदर डालता है बिरजू उस लड़की को दिखाई पड़ जाता है, और लड़की बिरजू को देखकर आग बबूला हो जाती है। उसने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा, और दौड़कर उसके हाथ में कुछ वहीं दूर पर पड़े हुए खंजर थे जो बिरजू लड़कियों को मारने के लिए या कई और दास मारने के लिए प्रयोग में लेते थे, उन खंजर को पकड़ती है और दौड़ते दौड़ते बिरजू के यहाँ पीठ पर वार करती है। और जैसे ही पीठ पर वार करती है, बिरजू के अंदर जो 3 आत्माएं उसको मिली थी, उसके रक्षा करने के लिए वो बाहर आती हैं, और तीनों आत्माएं इस लड़की को सब पाल के पकड़कर, कोई हाथ से पकड़कर, कोई पैर से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटती हुई, दीवालों में लड़ाती हुई कोने में डाल देती हैं। बिरजू उसके पास आता है। वो अधमरी हालत में जैसे पड़ी लड़की, बेहोशी जैसे सिर्फ आंखें खुली हों, उसके आंखों के सामने आकर बैठ जाता है, और बैठकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि जिसको मारने आई हो उसका जीव कुछ भी नहीं कर सकती तुम। मारने के ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे लड़की। तो लड़की बताती है कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में बताती है कि किस तरीके से तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया था। तब बिरजू को एहसास होता है कि उसकी पोती है, लेकिन वो जो एहसास, वो प्रेम, वो लगाव सिर्फ इंसानों के अंदर शायद होता हो, बिरजू के अंदर नहीं था। बिरजू ने फिर भी उस लड़की के मुंह पर ऐसे लात मारा और वहां से निकल गया। लड़की को इतना पता चल गया था कि बिरजू जिंदा है, मुझे इसको मारना है। उसको यह भी पता था कि इसके साथ 3 आत्माएं हैं। तो उसने प्लान बनाया, सारे जितनी भी आत्माएं सबको एकजुट करके, कि जब अगली कोई युवती या कोई इंसान आएगा, जरूर उसको बिरजू छोड़ने आएगा, और उस समय हम सब हमला करेंगे, उन आत्माओं से युद्ध करेंगी, और सारी आत्माएं बिरजू से युद्ध करेगी ये लड़की। सब पूरा प्लान सेट होता है। एक नया इंसान कालकोठरी में डाला जाता है, लेकिन इस बार उसको लाने वाला बिरजू नहीं था, कोई और था। ऐसे एक लंबा अरसा बीत गया, बिरजू नहीं आया छोड़ने। कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों की खत्म हो रही थी, लड़की की भी आस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लड़की के अंदर शारीरिक क्षमता धीरे धीरे, कुछ खाते पीते नहीं तो खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा वहाँ पर था, कुछ ऐसी चीज़ वो लोग खाने के लिए दे देते थे जिससे इंसान जिंदा रहे। वो बस जिंदा थी, लेकिन कोई काम ज़्यादा कर नहीं पाती, शरीर में क्षमता नहीं थी उसके। एक वक्त आता है, ये वक्त उस लड़की को कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि उसका जीवन बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि बिरजू एक इंसान को लेकर आ रहा है कालकोठरी में। ये बात उसी आत्माओं में से एक आत्मा आकर उस लड़की को बताती है कि मैंने देखा है कि आज बिरजू आने वाला है, रास्ते में है, आ रहा है। और बिरजू जैसे ही आता है, लड़की सब तैयार होते हैं, सारी आत्माएं तैयार होती हैं। लड़की किनारे वहीं खंभे के पीछे छुपी होती है, वहीं कालकोठरी के अंदर, और पीछे से वार करती है उस बिरजू के ऊपर। फिर से वो बिरजू एकदम तड़प के नीचे गिरता है। 3 आत्माएं जैसे ही बाहर आती हैं, वो सारी आत्माएं जो आज से प्रताड़ित थी, आज तक प्रताड़ित थी, वो सब निकलती हैं। सब तीनों आत्माओं के साथ युद्ध होता है और ये बिरजू के साथ वार करती है। हालांकि बिरजू ताकतवर था, ये लड़की ताकतवर नहीं थी। इसी बीच में बिरजू ने उसके बालों को पकड़ा और ऐसे झाट के नीचे गिराया, और जैसे वो नीचे गिराता है, लड़की बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, और अपने आप को बचाव करने के लिए वो बिरजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन बिरजू उसको घसीटता हुआ बालों के पकड़ के कुएं में लगे हुए जीनों की तरफ लेकर आता है। जिन जीनों की मदद से लोग नीचे की तरफ आते हैं, कुएं बने होते हैं, वहाँ पर आता है, कुएं में लड़ाता है, दीवालों में लड़ाता है, लड़ा के उसको अधमरा कर देता है, और उसको जीने पर वही डालकर जाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही जाने की कोशिश करने लगता है, बिरजू को आभास होता है कि लड़की अब हम खत्म हो चुकी है, अब शायद मुझे ना मारे। लेकिन लड़की अभी जिंदा थी। क्यों जिंदा थी? क्योंकि उसके अंदर किसी और आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। हालांकि अगर कोई दूसरी आत्मा सही समय पर प्रवेश ना करती तो अब तक की लड़की खत्म हो चुकी होती, लेकिन उस दूसरी आत्मा ने प्रवेश करा, और वो आत्मा जो कि लड़की की थी वो बाहर आ गई थी अपनी सुरक्षा के लिए। कई और आत्माओं ने उसको उसके शरीर में जाने नहीं दिया, और ये दूसरी आत्मा उस बिरजू से युद्ध करना चालू कर दी। जितनी बार बिरजू को ये आभास होता है कि मैंने इसको मार दिया, उतनी बार कोई नई आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती और फिर बिरजू के ऊपर वार करती। इस तरीके से लगातार वार होने पर बिरजू कहीं ना कहीं अधमरा हो गया, और लड़की जो असली वाली आत्मा थी अब उसको छोड़ा जाता है,
आत्माओं के द्वारा, और वो प्रवेश करती है उसके अंदर और असली में अब वार करती है और बिरजू खत्म होता है। और बिरजू का ये आखिरी वो पल था जब वो पहली और आखिरी सांस लेता है और बिरजू हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देता है। बहुत खुश होती है ये लड़की, अपने आप पर से सीने पर हाथ धर रख कर खूब खुश होती है, चिल्लाती है, सारी आत्माओं को वहाँ से बाहर निकालती है, क्योंकि बिरजू के ख़त्म होने पर सारे दासों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि कोई आकर इन आत्माओं को रोक ले। हर आत्मा बाहर आती है और ये लड़की उस कुएं के अंदर बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई तो देखा कि बाहर वही उसका प्रेम यानी कि जिन खड़ा है। इतना बड़ा युद्ध पार करके आई हुई लड़की जब जिन को देखती है तो उसके बाहों में लिपट जाती है, गले में, और जब लिपटती है तो जिन को बड़ा सुकून मिलता है। जिन को लगा कि शायद अब वो लड़की नहीं बची है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखों को खोला और पीछे की तरफ मुंडी करी तो जिन बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ अधूरा बाकी है अभी। तो जिन बोला क्या हुआ बताओ। तो जिन उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसको धक्का देती है और वहाँ से छुड़ा कर अपने आप को भागने की कोशिश करती है। जिन पूछ रहा है क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो लड़की बोलती है कि जिस तरीके से मैंने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मेरे अंदर एक भी चीज़ अभी भी पता है कि उसके अंदर जो मासी प्रेतराज है वो अभी भी जिंदा है। वो नए दासों को बनाएगा, वो फिर वही हथियार अपने लिए खड़ा करेगा। जैसे एक हथियार ने मेरे माँ बाप को ख़त्म कर दिया, वो और हथियार कई और लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं परेशान कर देंगे, तबाह कर देंगे। आखिरी जो कड़ी है उसको भी मुझे ख़त्म करना है। ये आखिरी प्रेतराज को ख़त्म कर दूं, ये जितनी आत्माएं हैं इनको कहीं ना कहीं मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और लड़की वहाँ से भागती है, कुएं के अंदर प्रवेश करती है सारी आत्माओं को लेकर, जितनी भी आत्माएं थी, और अब ये पहुँच जाती है उस प्रेतराज के पास में जो मासी प्रेतराज है जिसने पूरे साम्राज्य को खड़ा करा था।